सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 43। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग और यून ने बड़ी ही चालाकी से डेविल लॉर्ड को इवल स्कॉर्पियन के हाथों मरवा दिया, जिसके बाद यून उस स्कॉर्पियन को हैंडल कर रही थी और वहीं पर लियो जिंग यून के भाई के रिमेन्स को ढूंढ लेता है। उस बंदे की सोल ने लियो जिंग को अपना सक्सेसर चुन लिया था। इधर यून स्कॉर्पियन के साथ फाइट करने के लिए अपने रियल फॉर्म की पावर्स को उधार लेती है और तब तक लियो जिंग ने वहाँ आकर उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। हालांकि एक्स्ट्रा पावर यूज करने की वजह से यून की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें ह्यूमन सीक्रेट साइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मॉर्टल्स लियो जिंग को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज पोसाइडन कॉन्टिनेंट छोड़कर ना जाए, हमें आपके गाइडेंस की जरूरत है और अगर आप यहाँ पर रुकना नहीं चाहते तो हमें भी आपके साथ ले जाए, शायद आगे चलकर हम आपके काम आ सकते हैं। जिस पर लियो जिंग कह रहा था कि प्लीज आप सभी लोग शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ आना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा होगा और आप लोग अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पर रुक के अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। फिलहाल मुझे डिवाइन कॉन्टिनेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स को सॉर्ट आउट करना है, एक बार वो सेटल हो जाए फिर मैं आपको मिलने जरूर आऊंगा। साथ ही वो लॉर्ड फेंगजुन से कह रहा था कि प्लीज इन दोनों साइड्स की हिफाजत कीजिए, जिस पर फेंगजुन कहने लगे कि लियो जिंग तुम हमेशा इन दोनों साइड्स के मास्टर रहोगे, मैं तो बस तुम्हारी बिहाफ में उन्हें मैनेज करूंगा और एक बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब भी तुम यहाँ पर वापिस आओगे तुम्हें ह्यूमन रेस काफी ज्यादा पावरफुल मिलेगी। साथ ही लॉर्ड फेंगजुन आउशियान को हुक्म देते हैं कि तुमने लियो जिंग का ख्याल रखना है, जिस पर आउशियान कहता है ये बंदा पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। और तभी जियो अचानक से जाकर लियो जिंग का हाथ पकड़ लेती है। वो कह रही थी कि क्या मेरी लॉर्ड डेमन नाइट यहाँ पर रुक नहीं सकती, अगर वो यहाँ पर रुक गई तो मेरी सोर्ड स्पिरिट बन सकती है या फिर मैं उनकी सोर्ड स्पिरिट बन सकती हूँ। अब लियो जिंग को तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा लेता है। वो कहने लगा जियो डेमन नाइट चाहती है कि तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो, वो तुमसे सुपीरियर रेल्म में मिलना चाहेगी। ये सुनकर तो जियो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती मैं जानती थी कि डेमन नाइट मेरी काफी ज्यादा फिक्र करती है, वाकई मेरी लॉर्ड बहुत अच्छी है। तभी आउशियान लियो जिंग के मजे लेने के लिए कहने लगा कि जियो अगर तुम्हें अपनी डेमन नाइट से और भी कुछ बातें करनी है तो तुम लियो जिंग के जरिए कर सकती हो, मगर लियो जिंग तो बस इस बंदी से दूर भागना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से आउशियान को लेकर पोर्टल की तरफ रवाना हो गया और अभी सभी लोग लियो जिंग को अलविदा कहते हैं। इधर वो पोर्टल एक्टिवेट होकर लियो जिंग और आउशियान को डिवाइन कॉन्टिनेंट की तरफ ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम जीफांग को देखते हैं। वो गॉड किंगडम की फेरी से कहने लगा कि मैंने तुम्हारे दो लोगों को पोसाइडन कॉन्टिनेंट में भेजा था ताकि वो लियो जिंग को मार पाए, मगर अभी तक हमें उनसे कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे गॉड किंगडम के लोग लूजर्स निकलेंगे, वो दो लोग होकर भी उस लियो जिंग को मार नहीं पाए। जिस पर वो फेरी कहने लगी कि डीमन लॉर्ड आप बिल्कुल फिक्र ना करें, भले ही मुझे अभी तक एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिली, लेकिन मैंने हेवन डीमन फॉर्मेशन को इम्प्रूव किया है। जिसके बाद वो एक डेमो के जरिए डीमन फॉर्मेशन जीफांग को दिखाने लगी। वो कहने लगी कि पहला हमें 3 पर्पल इन बॉडीज की जरूरत थी, लेकिन अब उस काम को करने के लिए हमें 2 बॉडीज की ही जरूरत होगी, क्योंकि मैंने इस फॉर्मेशन में कुछ बदलाव किए हैं। मगर इस फॉर्मेशन को यूज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर्मेशन अभी भी परफेक्ट नहीं बना। अगर ये फेल हुआ तो इसके 2 नतीजे निकल सकते हैं, एक तो आपकी कल्टीवेशन ड्रॉप होगी या फिर दूसरा आपकी मौत हो जाएगी। जिस पर जीफांग कहता है कि मुझे मौत से कोई डर नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लियो जिंग तब तक ब्रेक थ्रू ना कर पाए, इससे पहले कि लियो जिंग ज्यादा पावरफुल बने, मुझे कुछ भी करके डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से जूटियन राज्य के बारे में पूछने लगा, तो सर्वेंट जीफांग को बताने लगा कि जूटियन रीजन में जी फैमिली है, यही जी फैमिली जूटियन रीजन पर रूल करती है और उनकी ही यंग मास्टर है जी यूचिन। वेल हमने कंफर्म किया था कि इस बंदी के पास एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस खबर को सुन के जीफांग काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है चलो जल्दी से नॉर्दर्न रीजन की जूटियन सिटी पर अटैक कर दो, तुम्हें किसी भी कीमत पर उस बंदी को मेरे पास लाना होगा। तो बंदा तुरंत ही अपने काम पर लग गया। अब उसके वहाँ से जाते ही फेरी जीफांग से कहने लगी कि अगर आपकी डीमन आर्मी ने नॉर्दर्न रीजन में कोई भी हरकत की तो क्लाउड हॉल को पता चल जाएगा, फिर तो उनकी मदद करने आ सकते हैं, और अगर सच में ऐसा हो गया तो मैं उनका रास्ता ब्लॉक करने का काम करूंगी। जीफांग को भी उसका ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। वो कहने लगा
फेरी मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अपने बाकी की टीम जैसी फेल नहीं होगी। वही दूसरी तरफ लियो जिंग और आउशियान टेलीपोर्टेशन एरी की मदद से जूटियन कॉन्टिनेंट के जंगल में पहुंच चुके थे। बेचारे आउशियान ने पहली बार टेलीपोर्टेशन एरी से ट्रैवल किया था, जिस वजह से उसे तो चक्कर आने लगे। वो कह रहा था, भाई लियो जिंग, मैं डेविल के हाथों मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी दोबारा से टेलीपोर्टेशन एरी का यूज नहीं करूंगा। जिस पर लियो जिंग आउशियान को समझाने लगा कि इस बार का रास्ता थोड़ा मुश्किल था। हम डीमन बेस से यहाँ आ रहे थे, इसलिए हमें स्पेस पैसेज को ब्रेक थ्रू करना पड़ा। मेरे ख्याल से उसी स्पेस स्टॉर्म की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब आउशियान उससे पूछने लगा कि बताओ मेरी दोस्त यू कहाँ पर है? तुमने कहा था कि वो हमें डिवाइन कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी। जिस पर लियो जिंग कहता है, हाँ वो जीफांग के कब्जे में है, लेकिन हम जीफांग के बेस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, इसमें हमें क्लाउड हॉल की मदद लेनी होगी। और फिर वो अपनी जेट टोकन का यूज करके क्लाउड हॉल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर लियो जिंग का मैसेज क्लाउड हॉल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो समझ जाता है कि क्लाउड हॉल में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, इसलिए वो आउशियान से कहने लगा कि मैं पास की सिटी में जाकर एरी का बंदोबस्त करता हूँ, उसी का यूज करके हम क्लाउड हॉल में पहुँच जाएंगे। तब तक तुम यहीं पर आराम करके खुद को रिकवर कर लो। और अब हमें जूटियन की खूबसूरत सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो जिंग पहुंच चुका था। वो सोचता है कि जूटियन सिटी की जी फैमिली से तो पहले ही मेरा एक बार सामना हुआ था, उनसे मदद लेने के लिए मुझे उन्हें काफी ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा। और तभी उसे एक मार्शल कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल ये कॉन्टेस्ट जी फैमिली की यूजिन ने रखा था। लोग कहने लगे कि मैंने तो इस कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए काफी सारी प्रिपरेशन की है, इसलिए मैं तो इस कॉन्टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। तो अब लियो जिंग भी तुरंत ही अरीना की तरफ भागने लगा। उसे पता था कि इसी जी फैमिली से उसे मदद मिल सकती है। जिसके बाद हमें जी फैमिली का अरीना दिखाया जाता है, जहाँ पर दो कल्टीवेटर्स डायस पर मौजूद थे। गाइस, ये एक मैरिज मार्शल कॉन्टेस्ट है, जो भी इसमें जीतेगा यूजिन उससे शादी करेगी। अब लियो जिंग भी वो मुकाबला देखने पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे थे कि जी फैमिली की यूजिन काफी ज्यादा घमंडी है, उसने तो शादी करने के लिए कॉन्टेस्ट ही अरेंज कर दिया। लेकिन एक तरफ से सोचा जाए तो यूजिन की इसमें कोई गलती नहीं, उसे आगे चलकर एक पावरफुल हस्बैंड की जरूरत होगी जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करे। आफ्टर ऑल यूजिन एक एक्सट्रीम इन बॉडी है। जिस पर एक दूसरा बंदा कहने लगा कि यूजिन ने जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे नॉर्दर्न रीजन की हालत भी सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन जैसी हो जाएगी। डीमन लॉर्ड जीफांग उसे हासिल करने के लिए हमारे रीजन की धज्जियां उड़ा सकता है। मैंने तो सुना था कि यूजिन अगर किसी भी बंदे के साथ एक बार कंज्यूमेट हो जाए तो फिर वो जीफांग के किसी काम की नहीं रहेगी। बस यही एक रास्ता है जीफांग के कहर से हमारे रीजन को बचाने का। उनकी बातें सुनकर तो लियो जिंग काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे क्लाउड हॉल की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। वो कहने लगा कि मुझे कुछ भी करके जल्दी से क्लाउड हॉल पैलेस पहुंचना ही होगा। वहीं पर हम जी फैमिली के हेड जी लिंग को देखते हैं। ये बंदा लाइफ एंड डेथ की परफेक्शन स्टेज पर था। वो अपने बेटे से पूछ रहा था कि क्या यूजिन अभी भी नाराज है, तो उसका बेटा जिंगशी उसे कहने लगा कि फादर, आपको तो पता ही है कि यूजिन कितनी ज्यादा जिद्दी बन चुकी है। वो मेरी बेटी होकर मेरी एक नहीं सुनती, और मेरे ख्याल से ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। आपने ही उसे सिर पे चढ़ा के रखा और इसीलिए अब वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही। जिस पर जीलिंग कहने लगे कि अगर हालात इतने खराब नहीं होते तो मैं कभी यूजिन को शादी करने के लिए मजबूर नहीं करता। इनफैक्ट हमारा वॉइड स्पिरिट सेक्ट उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता। लेकिन अब बात कुछ और है, हमारा मुकाबला सीधे डीमन एम्परर जीफांग से होगा, इसलिए अब यूजिन को अपनी जिद छोड़कर शादी करनी होगी, तभी जाकर हमारा कॉन्टिनेंट सरवाइव कर सकता है। जिस पर जिंगशी कहने लगे, देखिए यूजिन यहाँ पर आ चुकी है, बस वो सबके सामने अपने फॉर्म को रिवील नहीं करना चाहती। इधर डाइस पर एक बंदे ने अपने अपोनेंट के ऊपर जंप लगा दी थी, मगर वो बंदा अपनी पावरफुल ऑरा से उसे काफी दूर पटक देता है। अब वो मोटा कल्टीवेटर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मेरी प्यारी यूजिन, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड यहाँ पर आ चुके हैं, क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? और अब हम देखते यूजिन और उसके छोटे भाई शाओजी को। यूजिन को तो इस मोटे बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने भाई से कहती कि पता नहीं हमारे ग्रैंडफादर उस जीफांग से इतना क्यों डरते हैं। हमारा वॉइड स्पिरिट सेक्ट इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट माना जाता है। अगर हम सही से प्लानिंग करें तो उस जीफांग को हरा पाएंगे, मगर हमारे ग्रैंडफादर तो बस मेरी शादी करा के मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो शाओजी उसे समझाने लगा कि तुम जीफांग को कमजोर मत समझो, अगर उसने तुम्हें हासिल करने के लिए हमारे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय किया तो सारा ब्लेम तुम पर जाएगा। मगर यूजिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कहती कि मैं किसी भी मोटे भद्दे कल्टीवेटर से कभी शादी नहीं करूंगी। अगर तुम लोगों को मुझसे पीछा छुड़ाना ही है तो जाओ मेरे लिए कोई हीरो लेकर आओ, मैं वे किसी लूजर को अपने पल्ले नहीं बांधना चाहती। अब तुम जल्दी से अरीना में जाकर उन लोगों के साथ फाइट करो, वहाँ पर एक भी रुकना नहीं चाहिए। ये सुनकर तो शाओजी को टेंशन आ गया। वो कहता यूजिन, एक बार दोबारा सोच लो, अगर ग्रैंडफादर की बात पता चली तो बहुत
ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, फिर तो हमारी खैर नहीं। जिस पर यूजिन कहने लगी कि अगर तुम अरीना में गए तो शायद ग्रैंडफादर के हाथों मार खाओगे, लेकिन अगर नहीं गए तो फिर मेरे हाथों ही पिटाई मिलेगी। बेचारा शाओजी सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, इधर कुआं और उधर खाई, कूदना तो पड़ेगा ही। इधर अरीना में एक बंदे ने हीरो जैसी एंट्री ली थी। वो आते ही उस मोटे बंदे को एक ही लात में उड़ा देता है। वो कह रहा था मोटे कहे कि पहला जाकर शीशे में अपनी शक्ल देख ले, यूजिन कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वो कभी भी तेरे जैसे आलू के बोरे से शादी नहीं करेगी, उसे तो बस मेरे जैसा हैंडसम लड़का चाहिए। हम दोनों की जोड़ी तो कमाल की लगेगी। और तभी वहाँ पर फ्लावर की पेटल्स फ्लोट होने लगी, तो वहाँ मुझे सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगे। वहाँ पर फ्लावर की पेटल के साथ यूजिन बड़ी ही शानदार एंट्री ले रही थी। उसकी खूबसूरत बॉडी देखकर तो बंदा और ज्यादा घायल हो गया। वो कहता है कि पूरे नॉर्दर्न रीजन में यूजिन जैसी खूबसूरत कोई नहीं। इधर यूजिन ने अपने चेहरे पर एक नकाब लगाया हुआ था, इसलिए बंदा तो सीधा भागते हुए जाकर उसके पाँव में गिर जाता है। वो कह रहा था मेरी जान प्लीज इन फूलों को एक्सेप्ट कर लो। सच बताओ तो मैं तुमसे शिद्दत वाला प्यार करता हूँ, और रात के समय तो ये प्यार दुगना हो जाएगा। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरे जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं। वेल यूजिन तो बस इस रोमियो को घूर के देख रही थी, जिसके बाद उसने एक लात मार के सीधा उस बंदे को उड़ा दिया। वो कहने लगी कि आखिर तुम हो कौन जो मैं तुमसे शादी करूं? देखो ना, तुम तो मेरे एक मूव को भी झेल नहीं पाए। अब यहाँ पर लोगों को यूजिन का आवाज थोड़ा सा मर्दाना लग रहा था, मगर फिर भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहने लगे यूजिन तुमने इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ज़ीलिंग सेक्ट लीडर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर किसी के साथ बदतमीजी करोगी। अब तो हम में से कोई ना कोई तुम्हें हासिल जरूर करेगा। इधर लियोजिंग सोचता है कि मैंने यूजिन से इमॉर्टल टूम के पास मुलाकात की थी, तब तो उसकी आवाज इतनी बेसुरी बिल्कुल नहीं थी, फिर अचानक से इसकी आवाज मर्दाना कैसे हो गई। इधर यूजिन के फादर समझ गए थे कि वो यूजिन ना होकर शाओजी है। वो कहने लगे कि इन दोनों बच्चों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया, जिस पर ज़ीलिंग कहते हैं कि इसमें शाओजी की कोई गलती नहीं। देखा जाए तो यूजिन शादी ही नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी हालातों को देखकर वो तैयार हो गई। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी ऐसे ही लूजर के पल्ले उसे बांध दे। अगर एक बंदा शाओजी के एक मूव के सामने भी टिक नहीं सकता तो यूजिन को आगे चलकर प्रोटेक्ट कैसे करेगा। इधर यूजिन ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली, जिसके बाद वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते ही अरीना से ढेर सारी फ्लेम रिलीज होने लगी, और अब वो सभी फ्लेम्स मिलकर एक डीमन को क्रिएट कर देती है, जिसे फ्लेम डीमन कहा जाता था। और उस डीमन को देखते ही लियोजिंग भी समझ गया था कि ये यूजिन नहीं हो सकती, क्योंकि इसी टेक्निक का यूज करते हुए शाओजी ने लियोजिंग पर हमला किया था। इधर यूजिन अपने फ्लेम डीमन को हुक्म देती कि जल्दी से इन लोगों पर हमला कर दो, तो फ्लेम डीमन उन पर आग बरसाना शुरू कर देता है, जिससे उस पूरे अरीना में अफरा तफरी मच गई। लोग कहने लगे कि अगर ये लड़की ऐसी हरकतें करती रही तो इसे जिंदगी भर कुंवारा बैठना पड़ेगा। इधर शाओजी कहने लगा कि अरे अरे ये सभी लोग लूजर हैं, ये तो मेरे फ्लेम डीमन की एक मूव को भी झेल नहीं पाए, भला ये यूजिन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। जिसके बाद वो बड़ी स्टाइल के साथ एक स्लैश अटैक करते हुए वहाँ की फ्लेम्स को हटा देता है, और तभी उसकी नजर पड़ी लियोजिंग पर। जी फैमिली के सभी लोग लियोजिंग को देखकर थोड़ा सा शॉक थे, बस इनमें ज़ीलिंग को पता नहीं कि आखिर ये लियोजिंग है कौन। तो जिंगशी उसे बताने लगा कि फादर ये क्लाउड हॉल का डिसाइपल है, मैंने तो आपको बताया था कि ये बंदा ट्रू ड्रैगन्स की दुनिया से वापस आया है। इधर शाओजी कहने लगा लियोजिंग पिछली बार तुमने मुझ पर स्नीक अटैक किया था, उस बात को मैं अभी तक भूल नहीं पाया। वेल तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है, आज तुम्हें मेरे फ्लेम डीमन का मजा चखाऊंगा। अरे वो अपनी फ्लेम डीमन की मदद से लियोजिंग को एक पंच हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर लियोजिंग भी जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, और फिर उसने अपने एक ही हाथ से उस डीमन के पंच को रोक लिया। इधर वो फ्लेम डीमन तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था, तो लियोजिंग ने अपने डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए 1 सेकंड के अंदर ही उस फ्लेम डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहने लगा शाओजी तुम्हारा फ्लेम डीमन दिखता उतना पावरफुल नहीं है। अब वहाँ मौजूद लोग तो लियोजिंग की पावर्स देखकर ही हैरान हो गए। वो कह रही थी कि इस बंदे ने तो एक ही हाथ में फ्लेम डीमन को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर ये है कौन। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बंदा तो वॉइड ऑर्डियल स्टेज का कल्टीवेटर है, जरूर से ये कोई सेक्ट लीडर होगा। इधर ज़ीलिंग अपने बेटे जिंगशी से कह रही थी कि हाँ मुझे याद है तुमने मुझे इस बंदे के बारे में बताया था, लेकिन ये लियोजिंग तो अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ, मगर फिर भी वॉइड ऑर्डियल के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका है। तो जिंगशी कहते शायद किस्मत ने लियोजिंग का साथ दिया है। इधर यूजिन भी लियोजिंग की कल्टीवेशन लेवल देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी। वो सोचती कि आखिर ये कमीना इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर पाया। इधर शाओजी भी भड़क
गया। वो कह रहा था एक बार फिर से इसने मेरे फ्लेम डीमन को डिस्ट्रॉय किया है, अब तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो लियो जिंग के पास जा पाए और रोमियो दोबारा से आकर उसका पाँव पकड़ लेता है। वो कह रहा था मिस यूजिन, मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं आपका खूबसूरत चेहरा देखना चाहूंगा। मैं आपका चांद सा मुखड़ा देखे बिना बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। तो शाओ जी भी उसकी बात मान जाता है। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। जिसके बाद वो अपना नकाब हटा देता है। शाओ जी का रूप देखकर तो बंदा डर के मारे नीचे गिर गया था। वो कहते बाप रे, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद वो डर के मारे भागते हुए जाकर सीधा लियो जिंग की गोदी में बैठ जाता है। वो कह रहा था भाई ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं इसकी खूबसूरती को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इसके साथ शादी कर पाऊंगा, इसलिए तुम बिंदास होकर इससे शादी कर लो, मैं तुम्हें कोई अपोज नहीं करने वाला। अब लियो जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस रोमियो को क्या जवाब दिया जाए, इसलिए वो तुरंत ही उसे गोद से उतार देता है। अब उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद लियो जिंग शाओ जी से कहने लगा कि तुम तो लोगों को डराने में माहिर हो। वो बेचारा तुम्हारी सूरत देख के इतना डर गया है कि 1-2 साल तो किसी से प्यार नहीं करेगा। तो शाओ जी तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाता है। वो कह रहा था लियो जिंग, तुम तो बड़ी ही जल्दी वॉइड ऑर्डियल स्टेज पर पहुंच चुके हो। पिछली बार की हमारी मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ मेरी बहन से शादी करने आ गए। कहीं तुमने कोई सस्ता नशा तो नहीं किया? जिस पर लियो जिंग कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूँ, इतना तो बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूँ। जिसके बाद लियो जिंग जीलिंग को ग्रीट करके बताने लगा कि मैं क्लाउड हॉल का डिसाइपल हूँ और मैं आपकी क्रॉस रीजन टेलीपोर्टेशन एरी का यूज करके ईस्टर्न रीजन जाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एरी को यूज करने की इजाजत दीजिए और बदले में आप जितनी बोलोगे उतनी कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसी वक्त एक जबरदस्त औरा लियो जिंग को सप्रेस करना शुरू कर देती है। वह औरा थी एल्डर जीलिंग की। अब वो लियो जिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए वहाँ मौजूद सभी मॉर्टल्स को टेलीपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि इनकी बातचीत में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिसके बाद वो लियो जिंग के सामने आ जाती है। वो कह रही थी कि तुमने अरीना में आकर खुद को साबित कर दिया, तो अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर यूजिन से शादी करनी होगी। जिस पर लियो जिंग कहने लगा सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं। ये सुनकर जीलिंग काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि ये हमारा वॉइड स्पिरिट सेक्ट है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि तुम कभी भी आ जा सको। जिस पर लियो जिंग कहने लगा कि यानी आप मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हो? जिस पर वो कहते हाँ जबरदस्ती तुम्हें शादी करनी होगी और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तब तक यूजिन ने भी वहाँ पर जंप लगा दी थी। वो कह रही थी ग्रैंडफादर मैं इस बंदर से शादी कभी नहीं करूंगी। मगर इससे पहले कि वो जमीन पर पहुंच पाए जीलिंग ने एक पोर्टल ओपन करके सीधा उसे उसके कमरे में भेज दिया। इधर लियो जिंग सीनियर जीलिंग से कहने लगा कि सीनियर मेरे पास एक और ऑप्शन है, अगर मैं आपकी एक भी मूव को झेल पाया तो फिर आप मुझे एरी को यूज करने दीजिए। ये सुनकर शाओ जी कहने लगा कि भाई तुम मेरे ग्रैंडफादर को नहीं जानते, वो लाइफ एंड डेथ की परफेक्शन स्टेज पर है। मगर लियो जिंग उसकी एक नहीं सुनता, वो अभी भी जीलिंग से ही डील करना चाहता था और ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे बच्चे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो तुम यूजिन से शादी करोगे या फिर मरोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर शाओ जी अपने फादर के पास चला आया। वो कह रहा था फादर प्लीज ग्रैंडफादर को रोक लीजिए, मगर जिंगशी भी इसके लिए मना कर देते हैं। वो कह रहे थे कि लियो जिंग तुम्हारी सिस्टर के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। इधर लॉर्ड जीलिंग ने अपने अल्टीमेट पावर्स का यूज करते हुए बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी से लियो जिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो लियो जिंग भी उनका सामना करने के लिए रेडी हो गया। वो अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है, मगर उस फॉर्मेशन ने तो लियो जिंग की सोर्ड एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए लियो जिंग ने अपनी स्टार कोलाइड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। हालांकि उसकी ये मूव भी फेल हो चुकी थी। अब जीलिंग पूरी तरह से लियो जिंग को डोमिनेट करते हुए पीछे ढकेल देते हैं। वो कहने लगे बताओ बच्चे क्या तुम यूजिन से शादी करोगे? जिस पर लियो जिंग कह रहा था कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी, इसका फैसला आपके हाथों में बिल्कुल नहीं। अब ये सुनकर जीलिंग ने वहाँ पर 3 फॉर्मेशंस को लॉक करके एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना लिया। वो कह रहे थे कि तुम फिलहाल वॉइड स्पिरिट सेक्ट में हो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना चाहिए इसका फैसला मैं करूंगा। जिस पर लियो जिंग कहने लगा कि रिश्ते कभी भी जबरदस्ती जोड़े नहीं जाते, यूजिन को मेरे गले बांध कर आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद लियो जिंग तुरंत ही अपने ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। उसके दोनों ड्रैगन ने फॉर्मेशन की पहली परत को तो हटा दिया था, मगर अभी भी मेन फॉर्मेशन बाकी है। तो लियो जिंग उस पर पंचेस मार के उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसी वक्त एल्डर जीलिंग ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया। वो कहने लगे बच्चे चलो अब जल्दी से दुल्हन के कमरे में जाओ। और फिर क्या वो पोर्टल सीधे जाकर लियो जिंग को यूजिन पर फेंक देता है। अब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और इसी फनी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।